ब्रिटेन में एक प्रयोगशाला से एक भयानक ज़ोंबी वायरस निकल जाता है और आबादी में फैल जाता है, जिससे हजारों मौतें होती है। डॉन और उसकी पत्नी एलिस, जिसकी आंखें अलग अलग रंग की है, कुछ अन्य जीवित बचे लोगों, जेफ, सैली, जैकब और करेन के साथ एक दूरदराज के देहाती घर में छिपने में कामयाब होते हैं। एलिस और डॉन के 2 बच्चे हैं और वे खुश हैं कि उन्होंने उन्हें स्पेन की स्कूल ट्रिप पर भेज दिया था क्योंकि वे वहां सुरक्षित है। एक दिन जब जीवित बचे लोग दोपहर का भोजन कर रहे होते हैं, उन्हें अपने दरवाजे पर किसी के जोर जोर से पीटने और मदद के लिए भीख मांगने की आवाज सुनाई देती है। डॉन को अजनबियों के लिए दरवाजा खोलने का विचार पसंद नहीं आता, लेकिन एलिस बताती है कि यह एक बच्चे की आवाज है और उसे अंदर आने देने के लिए उसे मना लेती है। वे लड़के को खाना खिलाते हैं, जबकि वह अपनी कहानी साझा करता है। उसके माता पिता ज़ोंबी बन गए थे और एक झुंड के साथ उसका पीछा कर रहे थे। लड़के को एक पड़ोसी शहर से यहां तक दौड़कर आना पड़ा। इस बीच करेन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर चिंतित है, जो कुछ दिन पहले चला गया था और वापस नहीं आया। वह बाहर देखने के लिए खिड़की का एक छोटा सा हिस्सा खोलती है, लेकिन ज़ोंबियों के लिए उसे सुनने और हमला करने के लिए इतना ही काफी है। वे खिड़की और लकड़ी को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर जल्दी से उसे काट लेते हैं। जैकब बचाव के लिए आता है और उसे वापस खींचता है, लेकिन करेन एक ज़ोंबी में बदल जाती है और जैकब की पकड़ से लड़ने से पहले बहुत सारा खून उगलती है। उसी क्षण डॉन उसके पीछे प्रकट होता है और उसे मारने के लिए उसके सिर पर वार करता है, जिससे जैकब को भागने का मौका मिल जाता है। और भी ज़ोंबी आ रहे हैं, इसलिए डॉन दूसरों को भागने का मौका देने के लिए उन्हें रोकने के लिए रुकता है। एलिस और लड़का गलियारे का रास्ता लेते हैं, लेकिन ज़ोंबी दूसरी खिड़कियों से टूटना शुरू कर देते हैं, इसलिए दोनों ऊपर की ओर भागते हैं, जहां बच्चा इतनी तेज दौड़ता है कि एलिस उसका सुराग खो देती है। जेफ, सैली और जैकब घर के खलिहान के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ोंबी उनके पीछे भी आ रहे हैं। जेफ दरवाजा पकड़ता है ताकि अन्य 2 भाग सकें और जल्द ही दरवाजा नीचे गिरा दिया जाता है, जिससे ज़ोंबियों के हमले के तहत जेफ की तुरंत मृत्यु हो जाती है। सैली रोती है जब वह अपने पति को खाए जाते हुए देखती है, और इस देरी के कारण ज़ोंबी उसे भी पकड़ लेते हैं। जैकब उसे बाहर निकालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है और उसे हैच बंद करने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है ताकि वह खिड़की से भाग सके, जबकि सैली को भी खा लिया जाता है। नीचे की मंजिल पर डॉन बहुत सारे ज़ोंबियों को नीचे गिराने में कामयाब होता है, लेकिन संघर्ष में वह अपना हथियार खो देता है और उसे भी भागना शुरू करना पड़ता है। जब वह एलिस की चीख सुनता है, तो वह उसके पास दौड़ता है और उसे भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस बच्चे के बिना जाने से इनकार कर देती है। जैसे ही डॉन पीछे रुकता है, एलिस आखिरकार छिपे हुए लड़के को ढूंढ लेती है। तभी एक ज़ोंबी उनके और डॉन के बीच में आ जाता है। एलिस मदद की भीख मांगती है, लेकिन डॉन बहुत डरा हुआ है, इसलिए वह दरवाजा बंद कर देता है और खिड़की से भाग निकलता है। अपनी पत्नी और बच्चे को घर के अंदर ज़ोंबियों के साथ छोड़ देता है। दर्जनों ज़ोंबियों के पीछे भागने के साथ डॉन खेत के पार दौड़ता है, जबकि खिड़की पर एलिस को अनदेखा करता है। आखिरकार वह नदी के घाट पर पहुंचता है, जहां जैकब एक मोटरबोट पर भागने की कोशिश कर रहा है। डॉन मोटर शुरू करने के लिए पहले नाव पर चढ़ता है, जबकि जैकब उसे खोलना समाप्त करता है, लेकिन जब वह कूदने की कोशिश करता है, तो वह फिसल जाता है और पानी में गिर जाता है, जहां उसे ज़ोंबी काट लेते हैं। वह जल्द ही बदल जाता है और डॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, जो उसे नीचे लात मारता है और आखिरकार जैकब को प्रोपेलर ब्लेड से मारने के लिए मोटरबोट शुरू करता है और सुरक्षित रूप से निकल जाता है। प्रकोप के 15 दिन बाद ब्रिटेन को क्वारंटीन कर दिया गया है। 28वें दिन तक वायरस ने पूरे देश को नष्ट कर दिया है। 5 दिन बाद ज़ोंबी भूख से मरने लगते हैं और 11 सप्ताह बाद यूएसए क्षेत्र की सफाई शुरू करने के लिए लंदन में नाटो सेना भेजता है। 18 सप्ताह बाद ब्रिटेन को आखिरकार संक्रमण से मुक्त घोषित कर दिया जाता है और 24वें सप्ताह तक अराजकता के दौरान भाग निकले सभी ब्रितानियों को वापस आने की अनुमति दिए जाने के कारण पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है। अमेरिकी सैनिक अभी भी लंदन की सुरक्षा और गश्त करते हैं, जैसे स्नाइपर डॉयल और हेलीकॉप्टर पायलट फ्लिन। सभी सैनिक लड़ने के लिए कुछ न होने से ऊब चुके हैं और एक दूसरे के साथ मजाक करने के लिए अपने रेडियो का उपयोग करते हैं। नवीनतम विमान पर बच्चों का एक समूह अपनी स्कूल ट्रिप से वापस आता है, जिससे डॉक्टर स्कारलेट परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि युवा लोगों के लिए उजागर होना अभी जल्दबाजी है। सभी नए आगमन पर परीक्षण चलाने के दौरान वह तैमी और एंडी से मिलती है, जो डॉन और एलिस के बच्चे हैं। स्कारलेट ने देखा कि एंडी की आंखें अलग अलग रंग की है और वह बताता है कि वह अपनी मां जैसा दिखता है। एक बार भाई बहनों के स्वस्थ होने की पुष्टि हो जाने के बाद वे ट्रेन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सैनिक शवों को जलाना जारी रखते हैं, जहरीले कचरे से छुटकारा पाते हैं और शहर के हर कोने को धोते हैं। आखिरकार वे डिस्ट्रिक्ट 1 नामक एक गरवाले प्रत्यावर्तन क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां वे आखिरकार अपने पिता डॉन से मिलते हैं। वह उन्हें अपने शानदार अपार्टमेंट में ले जाता है, जो उसे डिस्ट्रिक्ट 1 का कार्यवाहक होने के नाते मिला था, लेकिन बच्चों को यह जानने में अधिक दिलचस्पी है कि उनकी मां के साथ क्या हुआ। डॉन उन्हें बताता है कि कैसे ज़ोंबियों ने घर पर हमला किया, लेकिन झूठ बोलता है कि उसने एलिस को मारते हुए देखा था, इसलिए उसकी मदद करने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। रात में एंडी को एलिस के एक भयानक ज़ोंबी बनने का बुरा सपना आता है और जब वह जागता है तो वह अपनी बहन के साथ सोने जाता है, क्योंकि वह स्वीकार करता है कि उसे अपनी मां का चेहरा भूलने का डर है। अगली सुबह एंडी और टैमी डॉन के काम पर जाने का इंतजार करते हैं और उसे बताए बिना अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं। वे पुल के किनारे को सावधानी से पार करके सुरक्षित क्षेत्र छोड़ देते हैं, जिसे डॉयल छत पर अपने स्थान से देख लेता है। जबकि वह अपनी टीम को सचेत करता है, भाई बहन लंदन के एक खाली हिस्से में दौड़ते हैं।
जब उन्हें एक पिज्जेरिया के बाहर एक डिलीवरी बाइक मिलती है तो टैमी चाबियां खोजने के लिए अंदर जाती है और हर जगह सड़ते हुए शव देखकर डर जाती है। अपना मुंह और नाक ढकते हुए टैमी सावधानी से एक शव से चाबियां लेती है और बहुत सारे कॉकरोच देखकर चौंक जाती है। फिर वह एक हेलमेट भी पकड़ती है और बाइक पर एक साथ निकलने के लिए अपने भाई के साथ फिर से मिल जाती है। जैसे जैसे वे शहर से गुजरते हैं वे ज़ोंबी हमले से हुए सभी नुकसान और पिछले कुछ महीनों में बनी सभी अतिरिक्त कब्रों को देखते हैं। आखिरकार वे अपने पुराने घर पहुंचते हैं जहां वे एलिस की एक तस्वीर लेते हैं और अपना कुछ पुराना सामान इकट्ठा करते हैं। जब एंडी अटारी में प्रवेश करता है तो उसे खिड़कियां ढकी हुई मिलती है और मेज पर बहुत सारा सड़ा हुआ खाना मिलता है। दीवार पर अजीब निशान और भाई बहनों के नाम भी होते हैं। अचानक वह शीशे में किसी को देखता है और सोचता है कि वह टैमी है, लेकिन वह व्यक्ति बाहर आता है और एलिस के रूप में प्रकट होता है, जिसकी एक आंख खून से लाल है लेकिन अन्यथा वह ठीक है। एलिस अपने बेटे को गले लगाने के लिए दौड़ती है और पहले तो एंडी खुश होता है, लेकिन जल्द ही एलिस उसे बहुत जोर से गले लगाने लगती है। उसी समय सेना आती है और एलिस को पकड़ते हुए बच्चों को ले जाती है। कुछ समय बाद एलिस को अच्छी तरह से नहलाया जाता है और एक स्ट्रेचर से बांध दिया जाता है। स्कारलेट उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस चुप रहती है। फिर स्कारलेट खून का नमूना लेती है और देखती है कि एलिस को काटा गया था, जिसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि वह बदली नहीं है। जब स्कारलेट परीक्षण पूरा कर लेती है तो वह पुष्टि करती है कि एलिस वायरस ले जाती है और दूसरों को संक्रमित कर सकती है, लेकिन वह किसी तरह प्रतिरोधी है। इसका मतलब है कि वह वैक्सीन बनाने की कुंजी हो सकती है। हालांकि उच्च अधिकारी उसे वायरस फैलाने से पहले मारना चाहते हैं और स्कारलेट को बाद में मृत शरीर पर परीक्षण करने के लिए कहते हैं। इस बीच भाई बहन क्वारंटीन में है और जब डॉन उन्हें देखने आता है तो वे झूठ बोलने के लिए उस पर चिल्लाते हैं। दोषी महसूस करते हुए डॉन अलगाव कक्ष में एलिस से मिलने के लिए सैन्य सुरक्षा से बचकर निकल जाता है। वह भागने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसने घबराहट में प्रतिक्रिया दी थी, जिस पर एलिस आई लव यू के साथ जवाब देती है। भावुक होकर डॉन शब्द वापस करता है और अपनी पत्नी को चूमता है। उसकी लार तुरंत डॉन को संक्रमित कर देती है, जो बहुत बीमार महसूस करने लगता है और दर्द में चिल्लाने लगता है क्योंकि वह एक ज़ोंबी बन जाता है। एलिस डरी हुई है, लेकिन वह अभी भी बंधी हुई है और आने वाले डॉन से नहीं बच सकती, जो उसे पीटता है, उसकी गर्दन काटता है और फिर उसकी आंखें कुचल देता है। बाद में डॉन अस्पताल से भागने से पहले कई गार्डों पर हमला करता है, उन्हें अपने काटने से मार देता है ताकि डिस्ट्रिक्ट 1 में वायरस फैल सके। जब उच्च अधिकारियों को पता चलता है कि क्या हुआ है तो वे एक सुरक्षा बंकर में चले जाते हैं और कोड रेड नामक लॉकडाउन लागू करते हैं। जबकि शहर में सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, टैमी और एंडी अपने गार्ड को दरवाजा पार करते हुए देखते हैं, जो केवल एक ज़ोंबी में बदलकर वापस आता है। वह उन तक पहुंचने की कोशिश में कांच पर वार करना शुरू कर देता है, जब तक कि स्कारलेट द्वारा उसे गोली मारने पर उसका सिर अचानक फट नहीं जाता। फिर वह बच्चों को मुक्त करती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। भागते समय इमारत में सभी शवों को देखती है। जल्द ही वे भागने की कोशिश कर रही एक हताश भीड़ में फंस जाते हैं और जब सैनिक स्कारलेट को बताने की कोशिश करते हैं कि नागरिकों को दूसरे दरवाजे से जाना चाहिए, तो वह घोषणा करती है कि बच्चे सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आंकड़े हैं। बेहिस छिड़ जाती है और अराजकता में एंडी स्कारलेट और टैमी से अलग हो जाता है। अन्य नागरिकों के साथ एक सुरक्षित गैरेज रूम में धकेल दिया जाता है। फिर सैनिक बिजली कटने से ठीक पहले उन सभी को अंदर बंद कर देते हैं। इंतजार करते समय एंडी एक शोर सुनता है और खून से लथपथ अपने ज़ोंबी पिता को खोजने के लिए दरवाजे की जांच करने जाता है। डॉन पागल हो जाता है और दरवाजे को हिलाता है जब तक कि वह अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो जाता। जल्दी से नागरिकों पर कूदकर उन्हें काटना शुरू कर देता है। एंडी घबराहट में भागता है और छिपने की कोशिश करता है, जबकि वायरस गैरेज में फैलना शुरू हो जाता है, जिससे लोग घबरा जाते हैं और पूरी स्थिति खराब हो जाती है। अब डॉन अकेला लोगों को काटने वाला नहीं है। कमरे में हर जगह ज़ोंबी दिखाई देते रहते हैं और उनमें से और भी अधिक बनाते हैं। एंडी भीड़ के ऊपर चढ़ने में कामयाब होता है और तब तक रेंगता है जब तक वह वेंटिलेशन सिस्टम तक नहीं पहुंच जाता और वहां छिप जाता है। बाकी लोग आखिरकार ताला तोड़ देते हैं और सीनियां लेते हैं, जिससे ज़ोंबियों को भी भागने और वायरस फैलाना जारी रखने की अनुमति मिलती है। सड़कों पर पर्याप्त आपातकालीन लाइटें जला दी जाती है ताकि सैनिक अस्पताल जा सकें और स्नाइपर कवर प्रदान कर सकें। जल्द ही ज़ोंबी लॉबी में पहुंच जाते हैं, इसलिए स्कारलेट और टैमी भागना शुरू कर देते हैं जबकि सैनिक गोलियां चलाते हैं। डॉयल और अन्य छत के स्नाइपर प्रशंसनीय कौशल के साथ ज़ोंबी के बाद ज़ोंबी को मारते हैं, लेकिन चाहे वे कितने भी मारें और भी बाहर आते रहते हैं। यह देखना भी मुश्किल हो रहा है कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं। उन्हें केवल ज़ोंबियों को मारना चाहिए, लेकिन सुरक्षा कैमरों पर अराजकता देखकर उच्च अधिकारी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है और सैनिकों को हर किसी को मारने का आदेश देते हैं। जैसे ही सैनिक आग बढ़ाते हैं और नरसंहार शुरू होता है, एंडी सीधे अराजकता के बीच में वेंट से बाहर आता है। सौभाग्य से वह डॉयल द्वारा देखे जाने वाले क्षेत्र में है, जो जीवित बचे लोगों को मारने से इनकार कर देता है। वह एंडी के चारों ओर के हर ज़ोंबी को गोली मार देता है और यहां तक कि उसे भी, जो लगभग उसे मार ही देता है, जिससे बच्चे को अन्य जीवित बचे लोगों के साथ भागने का मौका मिलता है। कुछ ज़ोंबी छतों तक पहुंच जाते हैं और अन्य स्नाइपरों को मारना शुरू कर देते हैं, इसलिए सड़क साफ करने के बाद डॉयल के पास भी भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। जीवित बचे लोग एक गोदाम के अंदर छिपने के लिए दौड़ते हैं, जहां एंडी स्कारलेट और टैमी के साथ फिर से मिलता है और अपनी बहन को अपने पिता के बारे में बताता है।
जल्द ही डॉयल भी वहां आ जाता है और सेना द्वारा उन्हें मार दिए जाने से पहले जीवित बचे लोगों को क्षेत्र से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करने की पेशकश करता है। समूह पिछले दरवाजे से इमारत छोड़ देता है और सावधानी से सड़कों के माध्यम से निकलता है, हमेशा अंधेरे में रहना सुनिश्चित करता है ताकि उन्हें अन्य गार्डों द्वारा न देखा जाए। जब फ्लिन हेलीकॉप्टर के साथ उड़ता है तो डॉयल समूह को इंतजार करवाता है और समूह को फिर से आगे बढ़ाने से पहले रेडियो के माध्यम से फ्लिन का ध्यान भटकाता है। फिर फ्लिन कुछ बुरी खबर देता है, सेना 4 मिनट में पूरे डिस्ट्रिक्ट 1 पर बमबारी करेगी। डॉयल उसे रीजेंट्स पार्क में लेने के लिए मना लेता है, उसे बचे हुए लोगों के बारे में नहीं बताता। बाद में समूह पार्क की ओर भागना शुरू कर देता है, लेकिन एक स्नाइपर एक आदमी को मार देता है। समूह छिपने के लिए दौड़ता है, लेकिन स्नाइपर कभी शूटिंग बंद नहीं करता और इस प्रक्रिया में कुछ और लोग मारे जाते हैं। स्कारलेट को घाव हो जाता है और अब केवल वह, भाई बहन, डॉयल और सैम नाम का एक व्यक्ति बचे हैं। एक बार जब वे दीवार के पीछे छिप जाते हैं तो डॉयल स्नाइपर को खोजने के लिए धातु के एक टुकड़े के प्रतिबिंब का उपयोग करने की कोशिश करता है, जो तुरंत उस वस्तु को मार गिराता है। इससे डॉयल को एहसास होता है कि वह व्यक्ति वास्तविक सैनिक नहीं है, बस एक घबराया हुआ नागरिक है। डॉयल सैम को शूटर का ध्यान भटकाने के लिए जिगजैग में दौड़ने के लिए कहता है ताकि वह उसे मार सके, लेकिन सैम मना कर देता है, इसलिए एंडी बाहर चला जाता है। जिगजैग दौड़ना एक शौकिया को उसके सभी शॉट्स में विफल करने के लिए पर्याप्त है और डॉयल को केवल एक शॉट के साथ उसे मारने के लिए पर्याप्त समय देता है। फिर एंडी दूसरी दीवार के पीछे छिप जाता है और अपने पिता को पास में खड़ा देखकर चौंक जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, समूह उसे लेने आता है और डॉन की छवि गायब हो जाती है। फिर समूह जितनी तेज हो सके दौड़ता है और क्षेत्र में बमबारी होने से ठीक पहले डिस्ट्रिक्ट 1 से बाहर निकलने के लिए एक बार पर चढ़ जाता है। जल्द ही पूरा क्षेत्र उड़ रहा है, हजारों लोग मारे गए हैं और इलाज के लिए स्कारलेट के सभी शोध नष्ट हो जाते हैं। लपटें अस्पताल की खिड़कियों से होकर जाती है और एलिस को पकड़ लेती है, जिससे वह जलकर मर जाती है। समूह एक सुरंग के माध्यम से दौड़ना जारी रखता है जहां लपटें भी पहुंच रही है, लेकिन वे उस इमारत के फटने से पहले ही बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जनरल अपने बंकर से यह सब देखते हैं और यह देखकर चौंक जाते हैं कि बड़ी संख्या में जोम्बी बमबारी से बच गए हैं और लंदन में भाग रहे हैं, पीड़ितों की तलाश में हर इमारत में घुस रहे हैं और हर जगह अराजकता पैदा कर रहे हैं। सुबह में डॉयल का समूह आखिरकार रीजेंट्स पार्क पहुंचता है, जो वायरस फैलने के बाद से छोड़ दिया गया है। जबकि वे फ्लिन का इंतजार करते हैं, स्कारलेट डॉयल को एलिस और बच्चों के उसी जीन ले जाने की संभावना के बारे में बताती है, जो उम्मीद है कि एक वैक्सीन बना सकता है। उसी क्षण फ्लिन डॉयल से संपर्क करता है और उसे बताता है कि वह रास्ते में है, लेकिन उन्हें भाग निकले जोम्बियों से सावधान रहना चाहिए। डॉयल तुरंत सभी को लंबी घास में छिपा देता है और फ्लिन पास में उतरता है, लेकिन वह समूह को देखकर गुस्सा हो जाता है और उन्हें ले जाने से मना कर देता है। जैसे ही बहस छिड़ती है, सैम देखता है कि जोम्बी करीब आ रहे हैं, इसलिए वह हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। एक क्रोधित फ्लिन सैम को गिराने के इरादे से पागल चाल के साथ उड़ना शुरू कर देता है और जब जोम्बी आखिरकार पार्क पहुंचते हैं तो वह हेलीकॉप्टर को नीचे लाता है और रोटर ब्लेड का उपयोग करके जोम्बियों को मारना शुरू कर देता है। बहुत सारा खून और मांस लंबी घास को ढक देता है, लेकिन कुछ जोम्बी अभी भी जीवित रहने में कामयाब होते हैं और डॉयल, स्कारलेट और बच्चों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। सैम आखिरकार गिर जाता है और चूंकि वह खून से लथपथ है, वह भी शायद जोम्बी बन जाता है। समूह जितनी तेज हो सके दौड़ना जारी रखता है, जबकि डॉयल समय समय पर उन जोम्बियों पर गोली चलाने के लिए मुड़ता है जो बहुत करीब आ जाते हैं। फ्लिन डॉयल को वेम्बली स्टेडियम में मिलने के लिए कहता है, लेकिन दूसरों को छोड़ने पर जोर देता है। जब वे एक कोने पर मुड़ते हैं तो समूह यह देखकर चौंक जाता है कि सेना ने शहर में गैस छोड़ना शुरू कर दिया है, इसलिए वे एक कार के अंदर छिपने के लिए दौड़ते हैं। उसी समय जोम्बी उन्हें पकड़ लेते हैं और खिड़कियों पर अपना खून फैलाते हुए वाहन को हिलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जल्द ही गैस उन तक पहुंचती है और सेकंडों में उन सभी को मार देती है। बाद में किसी भी बचे हुए व्यक्ति को मारने के लिए फ्लेम थ्रोवर के साथ बहुत सारे सैनिक दिखाई देते हैं, इसलिए डॉयल कार शुरू करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से यह काम नहीं करेगा, इसलिए डॉयल कार को जंप स्टार्ट करके धकेलने के लिए बाहर जाता है। स्कारलेट और बच्चों को भागने में मदद करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में सैनिकों द्वारा जलाकर मार दिया जाता है। स्कारलेट व्हील संभालती है और जितनी जल्दी हो सके लंदन के माध्यम से कार चलाती है, केवल अन्य सैन्य हेलीकॉप्टरों द्वारा देखे जाने के लिए जो उन पर गोलियां चलाते हैं। कुछ गोलियों को चकमा देने के बाद स्कारलेट कार को सबवे सुरंगों में ले जाती है, फिर वे पैदल ही आगे बढ़ते हैं। निचली सुरंगें बहुत अंधेरी है, इसलिए स्कारलेट बच्चों को एस्केलेटर से नीचे ले जाने के लिए डॉयल के नाइट विजन स्कोप का उपयोग करती है। हालांकि वे कुछ पुराने शवों पर कदम रखते हैं और फिसल जाते हैं, जिससे वे गिर जाते हैं और अलग हो जाते हैं। जैसे ही वह शवों के बीच से गुजरती है, स्कारलेट भाई बहनों के नाम चिल्लाना शुरू कर देती है और टैमी से मिल जाती है, लेकिन शोर एक जोम्बी को उन्हें खोजने की अनुमति देता है। वह प्राणी डॉयल का हथियार लेता है और स्कारलेट को तब तक पीटना शुरू कर देता है जब तक कि वह मर नहीं जाती। जोम्बी के चले जाने के बाद टैमी हथियार उठाती है और स्कारलेट के शरीर को देखकर टूट जाती है। इस बीच एंडी एक डार्क प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, जहां उसे वही जोम्बी मिल जाता है जिसने स्कारलेट को मारा था। राक्षस उस पर कूदता है और उसकी गर्दन काट लेता है, इसलिए जब तक टैमी पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब जोम्बी अपना सिर उठाता है तो वह यह देखकर चौंक जाती है कि वह उसका पिता है, लेकिन शुरुआती झिझक के बाद वह अभी भी उसे गोली मार देती है। फिर रोती हुई टैमी अपने भाई की जांच करती है, लेकिन एंडी उसे संक्रमित करने के डर से भाग जाता है।
टैमी तुरंत उसका पीछा करती है और जब एंडी गलती से गिर जाता है तो टैमी आखिरकार उसे यह देखने के लिए जांचती है कि उसकी आंख एलिस की तरह ही खून से लाल हो रही है, जिसका अर्थ है कि वह भी प्रतिरोधी है। बाद में भाई बहन स्टेडियम पहुंचते हैं और फ्लिन को डॉयल के बारे में बुरी खबर देते हैं। कोई और विकल्प न होने पर फ्लिन बच्चों को लेकर उड़ जाता है और मुख्य भूमि यूरोप में भागने के लिए ब्रिटेन के ऊपर से उड़ान भरता है। 28 दिन बाद फ्लिन का हेलीकॉप्टर खाली है और फ्रांस में लावारिस पड़ा है और कोई रेडियो पर मदद के लिए पुकार रहा है। फिर जोम्बियों का एक झुंड एफिल टॉवर की ओर दौड़ता हुआ दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि वायरस अब ब्रिटेन के बाहर भी फैल चुका है।